दोस्तों नमस्कार, मैं हूं केदारनाथ मिश्रा और आप देख रहे हैं एग्जाम कंकस चैनल। दोस्तों आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर उपस्थित हूं और ये टॉपिक है, आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम 1953 के बारे में आज हम लोग चर्चा करने चले हैं। आप जानते हैं कि जो हेल्थ एजुकेशन अफसर यानी स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी की जो परीक्षा है, उसमें 25 नंबर के जो प्रश्न है वह हेल्थ स्कीम से पूछे जाएंगे। अभी तक हम लोगों ने हेल्थ स्कीम में क्या क्या पढ़ा है, सबसे पहले इसकी चर्चा कर देते हैं। तो सबसे पहले हेल्थ स्कीम की जो शुरुआत हमने किया था वह किया था भोरे कमेटी से। और भारत में स्वतंत्रता से पहले स्वास्थ्य पे गठित होने वाली जो सबसे बड़ी कमेटी है, सबसे पहली कमेटी है, वर्तमान में जो स्वास्थ्य ढांचा है जिस पर आधारित है वह भोरे कमेटी ही है। और हमने उस समय बताया था कि भोरे कमेटी 1943 में गठित हुई थी, जिसने 1946 में अपनी रिपोर्ट दी थी। ठीक है, तो पहली कमेटी के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने दुनिया में पहली बार संचालित होने वाले सामुदायिक विकास कार्यक्रम की बात की। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? तो 1952 में इसकी शुरुआत की गई थी और भारत पहला ऐसा देश था जिसने इस कार्यक्रम को शुरू किया था। तो 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की चर्चा की। फिर राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम, जो दुनिया में पहली बार हमने चलाया, हालांकि नियोजन नहीं हो पाया लेकिन फिर भी अगर न होता तो क्या होता, तो परिवार नियोजन कार्यक्रम राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत भारत में की गई। और इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि यह नियोजन कार्यक्रम चलाया गया था 1952 में। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि हमने पहले भी आपसे वादा किया था कि क्रमबद्ध तरीके से और ऐसे जो हेल्थ स्कीम है जो आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी है, भारत सरकार द्वारा चलाई गई ऐसी स्कीम्स जो हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको क्रमबद्ध तरीके से स्वतंत्रता के पहले से और वर्तमान 2026 तक हम इसे पढ़ाएंगे। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने 3 स्कीमों के बारे में पढ़ लिया है। जिसने भी यह स्कीम अभी तक नहीं पढ़ी है, जिसने भी यह वीडियो अभी तक नहीं देखा है, तो आप यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए, देख लीजिए। बाकी यह वीडियो जब मैं बना लूंगा तो इसके बाद आपको एक प्लेलिस्ट भी बना दूंगा हेल्थ स्कीम के बारे में, तो वहां से जाके आप चीजों को देख सकते हैं। एक प्रश्न आप लगातार बार बार पूछ रहे हैं कि सर सिलेबस कब तक आएगा, सिलेबस कब तक आएगा? तो देखिए, सिलेबस तो आयोग बताएगा कब तक आएगा, लेकिन जो संभावना है, अभी चूंकि आयोग एलटी की परीक्षाओं में उलझा हुआ है, जैसे ही एलटी की परीक्षा समाप्त हो जाएगी आपको सिलेबस और एग्जाम की डेट दोनों मिल जाएगी, क्योंकि कैलेंडर भी बहुत जल्दी जारी होने वाला है। तो इसके सिलेबस को लेकर के तमाम संदेह व्यक्त करना या तमाम चीजें करना, उसका कोई मतलब नहीं है। महत्वपूर्ण चीजें पढ़ते रहिए और अभी तक आपने जिन जिन टॉपिक को पढ़ा है वो टॉपिक हर परीक्षा के लिए रिलेवेंट है और हर परीक्षा में वहां से प्रश्न पूछे गए हैं। ऐसा ही जो अगला टॉपिक है हमारा, राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम, यह भी इसी से जुड़ा हुआ है और यह कार्यक्रम 1953 में शुरू किया गया था। तो इस कार्यक्रम के बारे में पढ़ेंगे और 1953 से लेकर के वर्तमान में 2026 तक इस कार्यक्रम के संबंध में क्या प्रगति है इसकी चर्चा करेंगे और क्या उपलब्धियां हैं, वर्तमान क्या सिचुएशन है इसके बारे में जानेंगे। डब्ल्यूएचओ का क्या कहना है और भारत सरकार का टारगेट क्या है इसके बारे में जानेंगे और क्या मलेरिया से संबंधित कोई वैक्सीन भी आई है इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो 1953 से 2026 तक की जो विकास यात्रा है मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम की, इसको जानने के लिए आपको यह पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। बहुत धैर्य से देखिएगा, तभी यह पूरी वीडियो का लाभ आप उठा भी पाएंगे, यह भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले, जैसा कि आप जानते हैं कि एग्जाम कांकर्स की जो पताका है वह आपके ही हाथ में है और आप इस पताका को किस शिखर तक ले जाना चाहते हैं यह आपकी जिम्मेदारी है, आपको ही शिखर तक पहुंचाना है। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और हाइप जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि यही हमारी एनर्जी है, यही हमारा ईंधन है। और अगर चैनल पे नए आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम 1953 के बारे में। तो सबसे पहले मलेरिया नियंत्रण से पहले यह जानना जरूरी है कि आखिर मलेरिया का कारण क्या है, मलेरिया होता क्यों है, सबसे पहले यह जान लेते हैं। तो देखिए, मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम नामक परजीवी के संक्रमण से। ठीक है, किससे होता है? प्लाज्मोडियम नामक परजीवी के संक्रमण से। और जीएस में यह प्रश्न 1000 बार पूछा गया है कि मलेरिया का प्रमुख कारक क्या है, तो यह एक परजीवी है और उसका नाम है प्लाज्मोडियम। ठीक है, ध्यान रखिएगा, परजीवी का मतलब क्या होता है? पर का मतलब होता है दूसरे, ठीक है, और जीवी का मतलब है जीवन, यानी जो जिसका जीवन दूसरे पर आधारित होता है, दूसरे पर आश्रित होता है, उसे ही परजीवी कहते हैं, पैरासाइट कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, प्लाज्मोडियम नामक जो परजीवी होता है उसी के संक्रमण से यह बीमारी होती है। अब यह परजीवी रहता कहाँ है, किसके ऊपर अपना जीवन चक्र शुरू करता है? तो परजीवी संक्रमित मादा एनाफिलीज, ठीक है, मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से मनुष्य के शरीर में प्रवेश करता है। मतलब इसका वाहक कौन हो गया? इसका वाहक हो गई मादा एनाफिलीज मच्छर। इस बात को भी ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से यह मनुष्य के शरीर में प्रवेश करता है, कौन? प्लाज्मोडियम। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। अब इसमें 2 चीजें निकल के आई, एक तो जिसे डॉक्टरी भाषा में कहते हैं, जिसे मेडिकल की भाषा में, कि पैथोजीन। पैथोजीन क्या निकल के आया?
पैथोजन निकल के आया प्लाज्मोडियम परजीवी, यानी रोग जनक जिसे कहते हैं वह क्या है, वह है प्लाज्मोडियम, रोग जनक प्लाज्मोडियम है, ठीक है, और यह एक परजीवी है, इसे ध्यान रखेंगे। दूसरा, इसका वेक्टर कौन है, इसका वेक्टर से आशा क्या है, इसका वाहक कौन है, कौन इसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर ढो रहा है, तो वह है मादा एनाफिलीज मच्छर। कौन है, मादा एनाफिलीज मच्छर है, ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। इसका वाहक है मादा एनाफिलीज मच्छर है, ठीक है। तो दो चीजें निकल आई। अब देखिए, प्लाज्मोडियम परजीवी से मलेरिया होता है और मादा एनाफिलीज मच्छर जो है इसका वाहक है, ठीक है। यहां तक चीजें क्लियर है। ये मलेरिया के कारण हो गए और सामान्यतः जीएस में यह प्रश्न लगातार परीक्षाओं में पूछे गए हैं, ठीक है। अब आते हैं अगले बिंदु की तरफ। मलेरिया फैलाने वाले जो प्रमुख प्लाज्मोडियम है उसकी चर्चा कर लेते हैं। भाई, मलेरिया कोई एक ही टाइप का नहीं होता है, मलेरिया कई टाइप का होता है। उसमें कौन कौन से प्रमुख प्लाज्मोडियम है जो मलेरिया फैलाते हैं उनकी चर्चा करते हैं। तो देखिए, जो सबसे अधिक प्लाज्मोडियम जो मलेरिया फैलता है, उसमें जो सबसे अधिक जिस प्लाज्मोडियम का योगदान है वह है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, ठीक है। प्लाज्मोडियम वाइवैक्स जो है सबसे अधिक पाया जाता है, या सर्वाधिक जो मामले होते हैं, सर्वाधिक मामले किसके होते हैं, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स के होते हैं, ठीक है। अब दूसरा जो मलेरिया का प्लाज्मोडियम है वह है प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम। मैंने इसे पी लिख दिया है, पी का मतलब प्लाज्मोडियम है, ठीक है ना, पी फाल्सीपेरम या प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम। अगर आपसे कोई पूछे कि मलेरिया का जो स्वरूप सबसे खतरनाक जो प्लाज्मोडियम है वह कौन सा है, तो प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम है जो सबसे खतरनाक प्लाज्मोडियम है मलेरिया का, ठीक है ना। इससे जब किसी व्यक्ति को प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम से मलेरिया होता है तो उसके बचने की संभावना कम होती है, मतलब यह जानलेवा भी होता है, घातक भी होता है। और भारत में 2019 से यह बहुत तेजी से फैला है, ठीक है ना। कब से फैला है, 2019 से। और अगर हम 2020 की बात करें तो भारत में 2020 में जो मामले आए थे मलेरिया के, उसमें 63.3% मामले अकेले प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम के थे। मतलब अगर जो मलेरिया के जितने, जैसे मान लीजिए 100 मामले आए हों, 100 में से 63 मामले अकेले प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम के थे, मतलब 63 लोग जानलेवा मलेरिया से ग्रसित थे, ठीक है। बात समझ रहे हैं आप इसकी गंभीरता को। तो जो सबसे खतरनाक है वह पी फाल्सीपेरम है, ठीक है ना, प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम है, इसे ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। फिर जो तीसरा प्रकार है प्लाज्मोडियम का, पी मलेरी है, और चौथा है पी ओवेल है, ठीक है। तो इस तरह से ये मलेरिया फैलाने वाले जो प्रमुख प्लाज्मोडियम है, ये 4 प्रमुख प्लाज्मोडियम है। अच्छा, मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था। देखिए, आप लोगों को पढ़ाने के दौरान मुझे भी बहुत सी चीजें पता चलती हैं। एक रिपोर्ट मैंने पढ़ा इसी दौरान जिसे आईएसआईडी की रिपोर्ट कहते हैं, ठीक है। आईएसआईडी का मतलब क्या है, इंटरनेशनल 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 सोसाइटी फॉर इन्फेक्शस डिजीजेज, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर इन्फेक्शस डिजीजेज, ठीक है। ये रिपोर्ट में पढ़ रहा था, आईएसआईडी की रिपोर्ट, मतलब इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर इन्फेक्शस डिजीजेज। इसमें क्या है कि मलेरिया के संबंध में बहुत डिटेल से चीजें दी गई हैं, ठीक है। और इसमें यह बताया गया है कि ग्रामीण क्षेत्र में जो मलेरिया का कारक है कौन सा मच्छर है, शहरी क्षेत्र में कौन सा मच्छर है जो मलेरिया का कारक है, उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में कौन सा मच्छर है जो मलेरिया का कारक है, और पहाड़ी मैदानी क्षेत्रों में कौन सा मच्छर है जो मलेरिया का कारक है, अंडमान निकोबार यानी खारे पानी को पसंद करने वाला कौन सा मच्छर है। मैंने आईएसआईडी की रिपोर्ट यानी इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर इन्फेक्शस डिजीजेज की जब रिपोर्ट पढ़ी तो मुझे लगा लोग कितना अध्ययन करते हैं, कितने सेक्शन का अध्ययन करते हैं। इसमें से कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि इस रिपोर्ट में मुझे भी बहुत अच्छा लगा। मच्छरों को वर्गीकृत करना, और कौन सा मच्छर ग्रामीण क्षेत्रों में मलेरिया का कारक है, शहरों में कौन सा नमकीन पानी में मलेरिया का कारक है, बहुत मतलब बड़ी बात है ये, ठीक है ना। अब इसके बारे में कुछ संक्षिप्त में मैं आपको बता देता हूं, आपकी जानकारी में रहना चाहिए, क्योंकि रिपोर्ट ये इंटरनेशनल रिपोर्ट है तो इसकी थोड़ी बहुत जानकारी आपको जरूर रहनी चाहिए। देखिए, अगर हम ग्रामीण क्षेत्र में मलेरिया के प्रमुख कारण की बात करें तो उसमें जो मच्छर की प्रजाति होती है, ठीक है, मच्छर की जो प्रजाति होती है उसे कहते हैं एनोफेलस कुलिसिफेसिस, ठीक है। अब देखिए, मच्छर की जो प्रजाति, मैं यहाँ पे ब्रैकेट बना के लिख देता हूँ, ठीक है, ये काम करेगा आपको। जो एनोफेलस, ये मच्छर की प्रजाति है, इसे ध्यान रखेंगे, एनोफेलस कुलिसिफेसिस, ठीक है।
यह जो मच्छर की प्रजाति है, यह ग्रामीण क्षेत्रों में मलेरिया का प्रमुख कारण है। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में जो मलेरिया होती है उसमें 60 से 70% जो मलेरिया होती है वो इसी मच्छर के कारण होती है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। अगर हम शहरी क्षेत्र की बात करें कि शहरी क्षेत्र में कौन सा मच्छर है जो मलेरिया फैलाता है सबसे ज्यादा, तो वह मच्छर है एन स्टेफेंसी। एन स्टीफेंसी यह शहरी क्षेत्र में सबसे ज्यादा सक्रिय रहता है और यह मलेरिया का कारक होता है। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। फिर आते हैं उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में जो मच्छर हैं जो मलेरिया के कारक हैं, उनका नाम है यन मिनिमस। क्या है? यन मिनिमस, मिनिमस और यन बैगाई, एन बैगाई। ये जो मच्छर है ना, ये उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में मलेरिया के कारक हैं। ठीक है, उत्तर पूर्वी भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में। ठीक है, तो यह भी ध्यान रखेंगे। और जब हम बात करते हैं कि पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में कौन सा मच्छर बहुत एक्टिव रहता है, देखिए पढ़ने में भी हंसी आ रही है कि इतने इस लेवल पे जो है अध्ययन होता है। देखिए पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में जो मच्छर बहुत एक्टिव है उसका नाम है एनफ्लूवियाटिलिस। क्या नाम है? उसका नाम है एनफ्लूवियाटिलिस। ठीक है, यह पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में सक्रिय रहता है। ठीक है, कहाँ? पहाड़ी क्षेत्रों में और मैदानी क्षेत्रों में। और उसके बाद अगर हम बात करें कि कौन सा मच्छर ऐसा है जो खारे पानी के क्षेत्र में रहता है, खारे पानी को पसंद करता है, उसका नाम है एपिरोटिकस। उसका क्या नाम है? एन एपिरोटिकस। एन एपिरोटिकस। ठीक है, तो इस तरह से ये कहाँ पाया जाता है? अंडमान क्षेत्र में। अंडमान निकोबार क्षेत्र में जो मच्छर तबाही मचाता है, क्या नाम है? एन एपिरोटिकस। ठीक है, तो ये मच्छरों की प्रजातियां हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में पाई जाती हैं, एक्टिव रहती हैं। ठीक है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे, यह भी इंपॉर्टेंट है, जानना चाहिए, कुछ चीजें तो जान ही लेनी चाहिए। अब देखिए, ये आपने अभी तक क्या पढ़ा? अभी तक आपने मलेरिया के कारण और उसको फैलाने वाले प्रमुख प्लाज्मोडियम की बात आपने जाना। साथ ही सबसे खतरनाक जो मलेरिया होता है उसका कारण क्या है? पी फाल्सीपेरम है, सबसे बड़ा कारण है और वर्तमान में इसके मामले भारत में बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो इसके बारे में आपने जाना। अब चलिए, अब जब ये सब चीजें हो रही हैं, देश में मलेरिया बढ़ रहा है, तो इसके संबंध में कुछ चीजें, योजनाएं भी सरकार के द्वारा बनाई गई। अब आइए राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम के बारे में जान लेते हैं कि वास्तव में राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम क्या है, इसके संबंध में चर्चा करते हैं। तो देखिए, राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम की जो पृष्ठभूमि है वह स्वतंत्रता के बाद भारत में मलेरिया एक गंभीर जन स्वास्थ्य समस्या थी। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे, स्वतंत्रता के बाद भारत में मलेरिया एक गंभीर समस्या थी। ठीक है, 1940-50 के दशक में प्रतिवर्ष 7.5 करोड़ मलेरिया के मामले आते थे और लगभग 8 लाख मौतें हो जाती थी। ठीक है ना, इस डाटा को मैंने 20 जगह मिलाया है कम से कम। ठीक है, ध्यान रखेंगे, 1940-50 के दशक में लगभग 7.5 करोड़ के मामले आते थे प्रतिवर्ष। उतनी आबादी, 142 करोड़ की आबादी तो उस समय थी नहीं हमारी, लेकिन फिर भी इतने मामले आते थे और इन 7.5 करोड़ मामलों में लगभग 8 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती थी। ये बहुत बड़ी बात थी। ठीक है ना, अब देखिए मलेरिया होने से क्या होता था? एक तो श्रम क्षमता प्रभावित हो जाती थी। जब श्रम क्षमता प्रभावित होगी तो कृषि भी प्रभावित होगी, क्योंकि कृषि प्रधान देश है हमारा। ठीक है, और जब कोई काम करने वाला नहीं रहेगा तो कृषि कैसे होगी? और जब कृषि नहीं होगी तो यही हमारी अर्थव्यवस्था का आधार है, तो मतलब आर्थिक विकास पे भी बुरा प्रभाव पड़ता था। ठीक है, एक तो शरीर का नुकसान, फिर दवा लेने के लिए धन का नुकसान, सारी चीजों का, पूरे संसाधनों का नुकसान एक बीमारी के द्वारा हो जाता है। ठीक है, तो मलेरिया से इन सब चीजों पे भी बुरा प्रभाव पड़ रहा था। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने 1953 में राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम आरंभ किया। तो इसे ध्यान रखेंगे, क्योंकि इतने बड़े लेवल पे मौतें हो रही थी तो राष्ट्रीय लेवल पे इस कार्यक्रम को चलाना बहुत आवश्यक था। तो इसीलिए भारत सरकार ने 1953 में राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत की। अब चलिए इसकी धारा में चलते हैं और देखते हैं जो मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम है यह कैसे कैसे आगे बढ़ता है। अब देखिए, सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत कब होती है? तो इसका आरंभ वर्ष 1953 में यह शुरू होता है और आप जानते हैं कि केंद्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम था, लेकिन इसे WHO का समर्थन था। ध्यान रखेंगे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन का समर्थन प्राप्त था, इसे भी याद रखिएगा। ठीक है ना, अब देखिए इसका मुख्य उद्देश्य क्या निर्धारित किया गया? तो सबसे बड़ा उद्देश्य तो यही था कि मलेरिया के प्रकोप को नियंत्रित करना और मलेरिया से होने वाली मृत्यु दर में कमी लाना। अभी हमने आपको ऊपर बताया कि 7.5 करोड़ लोगों को मलेरिया होता था, जिसमें से 6 से 8 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती थी। ठीक है, तो मलेरिया से होने वाली मृत्यु दर में कमी लाना, साथ ही मलेरिया प्रभावित क्षेत्रों में रोग प्रसार को रोकना, और चौथा जो महत्वपूर्ण उद्देश्य निर्धारित किया गया कि जनसंख्या की कार्य क्षमता और स्वास्थ्य स्तर में सुधार करना। ये सारे जो उद्देश्य हैं वह सरकार के द्वारा तय किए गए। सबसे पहले क्या करना है कि मलेरिया को कंट्रोल में लाना है। जब मलेरिया कंट्रोल में आ जाएगी तो जो मृत्यु दर है उसमें भी नियंत्रण हो जाएगा, और जब ये सब चीजें हमें करना है तो मलेरिया जो प्रभावित क्षेत्र है वहां
वहां रोग और आगे ना बढ़े, इसलिए रोग प्रसार को रोकने का एक उद्देश्य रखा गया। और जब ये सब चीजें हो जाए तो लोगों की कार्य क्षमता और स्वास्थ्य में सुधार के लिए भी चीजों को किया जाए, कार्यक्रम को लॉन्च किया जाए। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण उद्देश्य भी उसके तहत निहित किए गए थे, इस तथ्य को ध्यान रखेंगे। अब देखिए, इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए रणनीति क्या बनाई गई, स्ट्रेटजी क्या बनाई गई, इसके बारे में जान लेते हैं। तो इसके बारे में जो व्यवस्था बनाई गई, कीटनाशकों का छिड़काव किया जाए। ठीक है ना, मलेरिया वाहक एनाफिलीज मच्छर के नियंत्रण के लिए कीटनाशकों का छिड़काव किया जाए। तो इसके द्वारा जो है, जो कीटनाशक छिड़का गया उसे डीडीटी के नाम से जानते हैं। डीडीटी नामक कीटनाशक का छिड़काव किया गया जगह जगह पे, हर घर में जहाँ पे मलेरिया फैला हुआ था, ऐसे सभी जगहों पर डीडीटी का छिड़काव किया गया। अब देखिए, डीडीटी से क्या आशा है, डीडीटी का मतलब है डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन। ठीक है, क्या है इसका फुल फॉर्म बता देते हैं, डाइक्लोरो देखिए, डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन। ठीक है, तो डीडीटी का छिड़काव किया गया, मच्छरों पर इसका बहुत बुरा असर पड़ता था। तो इस तरह से कीटनाशकों के छिड़काव के द्वारा सबसे पहला काम किया गया कि इनके विस्तार को, इनके प्रसार को रोका जाए। ठीक है, दूसरा जो महत्वपूर्ण काम किया गया वह रोग की पहचान और उपचार किया गया। मतलब जिसको भी बुखार होता था, जिसको भी, आप जानते हैं कि इसका जो प्रमुख लक्षण है वह ठंडी लग के बुखार आना होता है, तो जिसको भी बुखार होता था तो ऐसे बुखार रोगियों की जांच की जाती थी। और जो भी जिस भी रोगी में यह पुष्टि हो जाती थी कि उसे मलेरिया है, तो मलेरिया पीड़ितों को निःशुल्क दवाएं दी जाती थी। ठीक है, तो सबसे पहले बुखार के रोगियों की जांच, देखिए बुखार के रोगियों की जांच की जाती थी। ठीक है, रोगियों की जांच की जाती थी, और अगर सही पाया जाता है कि इसे मलेरिया है इस व्यक्ति को, तो उसे जो है निःशुल्क दवा दी जाती थी सरकार के द्वारा। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे, यह भी इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं महामारी नियंत्रण। महामारी नियंत्रण के जो प्रयास किए गए, जो सर्वाधिक प्रभावी क्षेत्र है वहां विशेष नियंत्रण अभियान चलाए गए। ठीक है, जन जागरूकता के संबंध में बहुत प्रयास किया गया सरकार के द्वारा, मच्छर से नियंत्रण के उपाय लोगों को बताए गए। अब भी बताइए, ये हम 1953 की बात कर रहे हैं, लेकिन अब भी क्या होता है कि सरकार को जगह जगह पे यह अनाउंस कराना पड़ता है कि आपके छत पे, आपके कूलर की टंकी में, कहीं आपके छत पे रखे किसी ऐसे पात्र में, टायर में कहीं पानी जमा हो तो उसे निकाल ले, उसे फेंक दीजिए और वहां से पानी सुखवा दीजिए, नहीं तो फिर से मच्छर का प्रकोप आ जाएगा। ठीक है, तो अभी भी सरकार ऐसा काम करती है। तो 1953 में मच्छर नियंत्रण के उपाय तमाम किए गए, जन जागरूकता फैलाई गई, बताया गया कि भाई मच्छरदानी लगाया करो। वास्तव में देखिए, इतनी साइंस के क्षेत्र में इतने नोबेल पुरस्कार दिए गए हैं। वास्तव में मच्छर की एक जो सही दवा है, क्योंकि लगभग 40 से 50% बीमारियों के जो प्रमुख कारक हैं वह मच्छर ही है, अभी तक किसी ने उसका वास्तविक इलाज नहीं खोजा है। ठीक है, बहुत नोबेल पुरस्कार बांटे जा चुके हैं 1901 से अब तक, लेकिन मच्छर का एक वास्तविक इलाज अभी तक नहीं आ पाया है। तो ये भी बड़ी बात है, जबकि मच्छर, मैंने बताया कि 40% बीमारियों के अकेले जिम्मेदार हैं और पूरी दुनिया में ये कहर मचाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि एशिया में है, अफ्रीका में नहीं है, यूरोप में नहीं है, हर जगह मच्छर है और हर जगह वो कमाल ही करते हैं। ठीक है, तो जन जागरूकता फैलाई गई, लोगों को जागरूक किया गया और मच्छर नियंत्रण के उपाय बताए गए, उन्हें मच्छरदानी के उपयोग का तरीका बताया गया और कहा गया कि भाई आप लोग सोने से पहले मच्छरदानी जरूर लगाएं। स्वच्छता और जल भराव रोकने पर जोर दिया गया। तो इस तरह से जन जागरूकता फैलाई गई। अब आते हैं, अगला जो काम किया गया वह प्रशासनिक व्यवस्था के संबंध में किया गया। प्रशासनिक व्यवस्था, अब जैसे इतने कार्यक्रमों का संचालन कैसे किया जाए, तो एक तो काम किया गया कि केंद्र और राज्य सरकार दोनों ने मिलकर इसमें काम किया। ठीक है, केंद्र व राज्य दोनों सरकारों ने मिलकर इसमें काम किया, क्योंकि सबकी यह समस्या थी। साथ ही इसी दौरान जो है प्रशिक्षित स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की नियुक्ति की गई। ठीक है, प्रशासनिक स्थिति को मजबूत करने के लिए क्या किया गया, प्रशिक्षित स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की नियुक्ति की गई। अब देखिए क्या होता है कि मलेरिया में ब्लड टेस्ट भी करना होता है, बुखार भी टेस्ट करना होता है और तमाम चीजें उसमें होती हैं। तो इसके लिए प्रशिक्षित स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की नियुक्ति की गई। ठीक है, एक यह व्यवस्था की गई। साथ ही क्षेत्रवार सर्वे टीमों का गठन किया गया। जिस क्षेत्र से जैसे जैसे मान लीजिए मलेरिया की शिकायतें आती थी, तो वहां पे सर्वे टीम बनाई गई कि जो क्षेत्र ज्यादा प्रभावित है वहां पर इनका सर्वे किया जाए। तो क्षेत्रवार सर्वे टीमों का गठन किया गया। ठीक है, यह सर्वे टीमों का गठन किया गया। तो ये एक महत्वपूर्ण काम किया गया। अब देखिए, ये सब चीजें की गई तो इसकी उपलब्धियां क्या रही, इतनी व्यवस्था की गई, इसकी उपलब्धियां तो गजब की उपलब्धियां रही। 1953 से लेकर के जब यह कार्यक्रम शुरू हुआ 1958 के बीच में,
ठीक है। 1953 से 1958 के बीच में मलेरिया के जो मामले हैं उसमें आप समझ लीजिए कि चौंकाने वाले नतीजे आए, मामलों में काफी कमी आ गई। ठीक है, मलेरिया के मामलों में क्या हुआ, काफी कमी आ गई। और जब मलेरिया के मामलों में काफी कमी आ गई तो मृत्यु दर में बहुत तेजी से गिरावट हो गई। ठीक, मृत्यु दर में कितना गिरावट हुई, बहुत तेजी से गिरावट हो गई जिस तरह से मलेरिया के मामलों में कमी आई। ठीक है, अब देखिए प्रशासनिक व्यवस्था हो गई, उपलब्धियां हो गई और सफलता भी रही कि 1953 से 1958 के बीच में देश में मलेरिया के मामलों में बहुत कमी आई और इस तरह से मृत्यु दर में भी कमी रही। लेकिन इसमें कुछ समस्याएं भी रही, इसकी जो सीमाएं लिमिटेशंस रही कि कुछ क्षेत्रों में क्या हुआ, जो ग्रामीण और दुर्गम क्षेत्र थे, क्या है, जो ग्रामीण क्षेत्र थे और ऐसे दुर्गम पहाड़ी इलाके थे, वहां पे थोड़ा सा पूर्ण कवरेज करना कठिन हो गया। ठीक है, वहां तक जो कर्मचारी थे उनका पहुंचना, उस तरह से उनकी जांच करना, उनको स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना, तो इसमें थोड़ी सी समस्या आई, पहली चीज। दूसरा, एक समस्या और उत्पन्न हो रही थी, जब मच्छरों को डीडीटी दिया गया, ठीक है, डीडीटी का मतलब डाई क्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन, जो कीटनाशक की बात कर रहे हैं, धीरे धीरे इनमें कीटनाशक जो डीडीटी है उसके प्रति प्रतिरोध उत्पन्न हो गया। प्रतिरोध का मतलब क्या हो गया, रेजिस्टेंस जिसे कहते हैं, रेजिस्टेंस। जैसे क्या होता है कि इस समय आप देखेंगे, आप कोई भी कॉइल लगाएंगे मान लीजिए, और चाहे गुड नाइट लगाए हो चाहे ऑल आउट, मच्छर उसी पे बैठ के हंसता है और कहता है कि मूर्ख, तुम जो भी लगा लो, मैं यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ। उसका कारण क्या है कि उसमें उसके प्रति रेजिस्टेंस पैदा हो गया है। उसकी कई पीढ़ियों ने बलिदान दिया, सबसे पहले ऑल आउट और इसके मॉर्टिन और इन सब चीजों के लिए। अब जो नई पीढ़ी आ रही है उसमें उसके प्रति परिवर्तन हो गया है। ठीक है, तो प्रतिरोध पैदा हो गया है, रेजिस्टेंस पैदा हो गया है। तो इस तरह से जो डीडीटी था उसके प्रति मच्छरों में प्रतिरोध पैदा हो गया। ठीक है, तो एक समस्या ये रही। और तीसरी, जिस हिसाब से देश था और जब आजादी मिली तो हमारे पास संसाधनों की तो पहले कमी थी और उसके बाद हमारे पास तमाम ढेर सारी बीमारियां भी आ गई, तो थोड़ी सी समस्या संसाधनों की कमी का भी रहा। ठीक है, संसाधनों की कमी की भी समस्या रही। ठीक है, ये चीजें मैं इसलिए बता रहा हूं कि जो हेल्थ एजुकेशन अफसर की जो परीक्षा है, हेल्थ एजुकेशन अफसर का जो कार्य है वो इन्हीं योजनाओं का उचित रूप में क्रियान्वयन करना है। और आपको इन्हीं चीजों को देखना है कि किस योजना को क्रियान्वित करने के लिए किस चीज की जरूरत है, किस चीज की जरूरत नहीं है, किस चीज की कमी है और किस चीज की अधिकता है। ठीक है, तो संसाधनों को पूरा समाहित करते हुए और किसी क्षेत्र पे किसी समस्या के प्रति फोकस करने के लिए वही जो मैनेजमेंट बनाना है, वही स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी का काम है। इसीलिए मैं इन सब चीजों को आपको बता रहा हूं कि यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो तीन महत्वपूर्ण लिमिटेशंस है। एक तो ग्रामीण और दुर्गम क्षेत्रों में पूर्ण कवरेज नहीं हो पाई। दूसरा, डीडीटी के प्रति मच्छरों में प्रतिरोध पैदा हो रहा था, और ये याद रखिएगा, इसे लेकर हम और आगे चलेंगे। ठीक, और तीसरा जो महत्वपूर्ण काम था वह संसाधनों में कमी थी, जो वह संसाधनों की कमी थी। ठीक है ना, सबसे ज्यादा जो कमी आई वो किसमें आई, संसाधनों में कमी आई। लेकिन चूंकि इतना बड़ा कार्यक्रम चलाया गया तो ऐसा नहीं है कि इसका कोई महत्व नहीं है। तो देखिए, सबसे पहला काम ये हुआ कि भारत में रोग नियंत्रण आधारित सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों की नींव रखी गई। इसके द्वारा रोग के नियंत्रण के लिए पहली बार सरकार के द्वारा कोई कार्यक्रम चलाया गया। तो सार्वजनिक स्वास्थ्य, देखिए महत्व में मैं यहां लिख देता हूं, याद रखेंगे। महत्व में क्या हुआ, सरकार द्वारा रोग नियंत्रण के लिए सबसे पहले सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों की नींव रखी गई। ठीक है, सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों की नींव रखी गई। और ये नींव क्यों रखी गई, क्योंकि यह जो है किसके लिए, रोग नियंत्रण के लिए। ठीक है, रोग नियंत्रण के लिए सबसे पहले सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम की नींव रखी गई। ठीक है, पहली चीज। दूसरा, क्योंकि मलेरिया बहुत दिन से परेशान कर रहा था, समस्या थी, तो मलेरिया उन्मूलन की दिशा में यह एक पहला ठोस कदम था। ठीक है, एक कदम तो उठाया गया ना, तो पहला ठोस कदम था। आगे जो समस्या आएगी उसको देख लेंगे। बाद के कार्यक्रमों में संशोधित मलेरिया कार्यक्रम, एनएमईपी, मतलब तमाम इसके आगे जो कार्यक्रम आते हैं उसमें बाद में और चीजें परिवर्तित हुई। ठीक है, तो ये रहा पूरा जो 1953 का राष्ट्रीय मलेरिया कार्यक्रम। अब देखिए, इसमें एक ट्विस्ट आता है, अब उस ट्विस्ट की चर्चा करेंगे और यहां से थोड़ा सा सचेत हो जाइएगा, क्योंकि ज्यादातर जो प्रश्न पूछे जाने हैं वो इसी हिस्से से पूछे जाने हैं। तो अब इसकी शुरुआत करते हैं। देखिए, राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम 1953 में शुरू होता है और इसमें काफी कुछ हद तक सफलता मिल जाती है। और जैसे ही सफलता मिल जाती है तो सरकार सोचती है अब तो हमें मच्छरों को मसल के मार डालना है।
ठीक है। फिर सरकार एक नया कार्यक्रम लाती है। पहले कार्यक्रम क्या था? मलेरिया नियंत्रण का कार्यक्रम था, हमें मलेरिया पर नियंत्रण स्थापित करना है। अब सरकार जो कार्यक्रम लाती है उसे राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम नाम दिया गया, यानी नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम, NEMEP। कब लाया गया? 1958 में लाया गया। 1953 की सफलता से उत्साहित होकर मच्छरों के समूल नाश के लिए, उनके वंश नाश के लिए सरकार ने अति उत्साहित होकर यह प्रोग्राम लाया। ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम मतलब उन्मूलन का मतलब क्या होता है कि जड़ से नाश होता है। उन्मूलन का जो विलोम होता है वह रोपण होता है, ठीक है। तो मतलब जिसका जड़ से नाश होता है उसी का जड़ से रोपण होता है ना। तो इसने जो कार्यक्रम बनाया गया वह मच्छरों का जड़ से सत्यानाश करने के लिए बनाया गया, ठीक है। लेकिन हुआ क्या? देखिए, शुरुआत में बहुत सफलता मिली। सफलता कैसे मिली? अब उसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि 1951 में जहां मलेरिया के 7.5 करोड़ मामले थे, ठीक है। कब? 1951 में। रिपोर्ट बताती है कि 1961 में यह मामले घटकर हो गए केवल 50,000, ठीक है। अब जब 7.5 करोड़ मामले आते थे तो जो मृत्यु दर थी मलेरिया की वो बहुत ज्यादा थी, लगभग इसमें 8 से 9 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती थी। लेकिन जब 1961 में केवल 50,000 मामले आए तो इसका मतलब मलेरिया से होने वाली जो मृत्यु थी वह लगभग समाप्त हो गई, या मृत्यु दर में कमी नहीं कह सकते लेकिन पूर्णतः लगभग समाप्त हो गई, इसे कह सकते हैं आप, ठीक है। तो इतना बड़ा परिवर्तन हुआ तो सरकार भाई उत्साहित हो गई। तो सरकार ने जब मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम बनाया तो उसे लगा कि अब एक बीमारी से हमें मुक्ति मिल गई। लेकिन मच्छर तो मच्छर, ऐसा तो है नहीं कि वो अपने वंश को ऐसे ही नाश होने देंगे। तो मच्छरों ने भी योजना बनाई, और जैसा मैंने आपको बताया कि वो डीडीटी के प्रति उनके अंदर रेजिस्टेंस पैदा हो गया। जैसे आज वो ऑल आउट की खोपड़ी पे बैठ के आपको गरियाते हैं, वैसे ही उन्होंने डीडीटी के साथ भी किया, ठीक है। अब उनमें रेजिस्टेंस पैदा हो गया। फिर क्या किया? मच्छरों ने फिर से अपना स्वरूप दिखाना शुरू कर दिया, ठीक है। और जब मच्छरों ने अपना फिर से स्वरूप दिखाया तो जहां 1961 में 50,000 मामले थे, वहीं 1976 में ये मामले बढ़कर कितने हो गए? 1976 में ये मामले बढ़कर के हो गए करीब 60 लाख से अधिक मामले हो गए। कितने? 60 लाख प्लस मामले हो गए। क्योंकि सरकार को लगा कि अब हम विजेता हैं, लेकिन मच्छरों को लगा कि ऐसे कैसे हो सकता है भाई, ठीक है। तो उन्होंने, सरकार ने अपनी प्रक्रिया जारी रखी। इसीलिए सरकार ने राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम की शुरुआत की थी कि अब आज के बाद इस बीमारी का नामो निशान मिटाना है। लेकिन फिर भी यह बीमारी दोबारा वापस आती है 1960-70 के दशक में, जब यह बीमारी मतलब इसके जो विफलता हो जाती है, मतलब जो सफलता मिलते मिलते विफलता में कन्वर्ट हो जाती है। तो दो चीजें, एक तो डीडीटी के प्रति मच्छरों में प्रतिरोध हो गया, दूसरा जो शहरी प्रवासन, मतलब लोग शहरों, एक तो देखिए कारण क्या था इसके बढ़ने का, पहला तो मच्छरों में प्रतिरोध हो गया डीडीटी के प्रति, ठीक है। दूसरा शहरी प्रवासन, लोग जो है शहरों की तरफ बहुत तेजी से भागने लगे, तो शहरी प्रवासन, शहरों की आबादी बढ़ने लगी, इसलिए भी इसमें थोड़ी समस्या आई। क्योंकि वास्तविक जो चीजें थी, जो न्यूनतम मूलभूत आवश्यकताएं थी, उनका अभाव था, ठीक है। साथ ही प्रशासनिक और वित्तीय समस्याएं भी आई, ठीक है। प्रशासनिक समस्या और वह वित्तीय समस्या। प्रशासनिक समस्या के अंतर्गत कभी कभी ऐसा हो सकता है ट्रेंड डॉक्टरों की कमी नहीं है, ट्रेंड नर्सेस की, डॉक्टरों की कमी है, ट्रेंड नर्सेस की कमी है, तो तमाम चीजें हैं। प्रशासनिक व वित्तीय समस्या, इन कारणों से फिर से एक बार जो है मलेरिया ने सर उठाना शुरू किया। और जहां 1961 में 50,000 मामले थे, वहीं 1976 आते आते देश में 60 लाख से अधिक मामले दर्ज किए गए, ठीक है। अब जब इतने मामले दर्ज कर लिए गए तो 1977 में एक और कार्यक्रम आयोजित किया गया, मतलब लॉन्च किया गया, संशोधित योजना व एकीकृत प्रयास के नाम से। और यह योजना बनाई गई 1977 से लेकर के 2000 के लिए, ठीक है। देखिए, मैं 1977 से 2000 के लिए एक योजना बनाई गई, एक कार्यक्रम बनाया गया, जिसे कहते हैं संशोधित योजना, या इंटीग्रेटेड जो प्रयास है, एकीकृत प्रयास है, उसे कह सकते हैं, ठीक है। एकीकृत प्रयास, एकीकृत प्रयास किया गया। अब क्या किया गया? 1977 से 2000 के बीच एक योजना बनाई गई, और संशोधित मलेरिया उन्मूलन योजना, यानी क्या लागू किया गया? MPO लागू किया गया। MPO का मतलब क्या है? मॉडिफाइड प्लान ऑफ ऑपरेशन, ठीक है, ऑपरेशन।
यह बनाया गया, ठीक है। और राष्ट्रीय मलेरिया विरोधी कार्यक्रम की शुरुआत की गई, ठीक है ना। कब शुरुआत की गई? राष्ट्रीय मलेरिया विरोधी जो कार्यक्रम है इसकी शुरुआत की गई 1982 में। नेशनल एंटी मलेरिया प्रोग्राम एनएमएपी की शुरुआत 1982 में की गई। इस तथ्य को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो उन्मूलन कार्यक्रम था 1958 में, और राष्ट्रीय मलेरिया विरोधी कार्यक्रम की शुरुआत 1982 में की जाती है, इसे ध्यान रखेंगे। और इसके बाद जो है इस कार्यक्रम के द्वारा जो राष्ट्रीय मलेरिया विरोधी कार्यक्रम आया, इसके द्वारा क्या किया गया, जो उच्च जोखिम क्षेत्र थे जहां सबसे ज्यादा मलेरिया की समस्या थी वहां पे फोकस किया गया। और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं, आप जानते हैं कि जो भोरे कमेटी थी उसने बताया था कि प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं का निर्माण किया जाना चाहिए, गठन किया जाना चाहिए। तो 1952 में पहली पीएचसी का गठन कर भी दिया गया था, उसका निर्माण कर दिया गया था भारत सरकार के द्वारा। तो प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं की जो भूमिका है वह इसमें बढ़ती हुई नजर आई, और इस तरह से मलेरिया नियंत्रण के लिए लगातार सरकार का प्रयास जारी रहा। लेकिन उसके बाद एक और योजना का निर्माण किया गया। पूरी तरह से मलेरिया तो समाप्त नहीं हुआ, एक और योजना का निर्माण किया गया, उसे कहते हैं राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम या नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, जो आया 2003 में। NVVDCP के नाम से इसे जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधे इसी नाम से यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम कब लाया गया था? तो 2003 में लाया गया था। यानी 1982 के राष्ट्रीय मलेरिया विरोधी कार्यक्रम के बाद जो कार्यक्रम लॉन्च किया गया उसे राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम कहा गया, ठीक है। अब इसमें क्या किया गया, अब जैसे मान लीजिए हम आपको बताते हैं NVB, देखिए राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम को कहते हैं NVVDCP, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो यह जान लेते हैं कि यह वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम इसका नाम क्यों पड़ा। तो पहले जानना जरूरी है वेक्टर जनित रोग किसे कहते हैं, ठीक है। हमने आपको वेक्टर के बारे में पहले ही बताया है, लेकिन अभी बता देते हैं आखिर वेक्टर जनित रोग किसे कहते हैं। वेक्टर जनित रोग का मतलब, वेक्टर का मतलब होता है वाहक, ठीक है। क्या होता है? वेक्टर का मतलब होता है वाहक। और कोई भी ऐसा रोग जो किसी वाहक या किसी वेक्टर के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलता है उसे क्या कहते हैं? उसे वेक्टर जनित रोग कहते हैं। और ये वाहक या वेक्टर कौन होते हैं? तो यह वास्तव में जो वाहक या वेक्टर होते हैं यह या तो कीट होते हैं और या तो कोई अन्य जीव होते हैं। अब जो कीट या जीव होते हैं उसमें जैसे कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे मच्छर हो सकती है, ठीक है, वाहक या वेक्टर हो सकते हैं। मक्खी हो सकती है, जूं हो सकता है, जूं जो बालों में जूं रहता है वह भी हो सकता है। आप देखते होंगे जानवरों को किलनी बहुत लगती है, किलनी को टिक कहते हैं, टिक, तो यह भी रोग का वाहक हो सकता है, ठीक है। जो रोगाणुओं को, चाहे वो वायरस हो, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो परजीवी हो, इसको अपने शरीर पर ढोते हुए दूसरे तक पहुंचाते हैं, उसे ही वेक्टर कहा जाता है, उसे ही वाहक कहा जाता है, ठीक है। तो जो 2003 में जो योजना बनाई गई वह योजना का नाम था राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम। अब इसमें वेक्टर से होने वाले जितने रोग थे उनके नियंत्रण के लिए एक संयुक्त कार्यक्रम बनाया गया। मलेरिया को भी इसी में शामिल किया गया। आप जानते हैं कि मादा एनाफिलीज मलेरिया का वेक्टर है, मलेरिया का वाहक है, तो यह भी वेक्टर जनित रोग है। तो मलेरिया को भी इसमें शामिल करते हुए 2003 में राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत की गई। और इस पूरे कार्यक्रम में कुल 6 रोगों को शामिल किया गया। यही प्रश्न पूछा जाएगा, राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम में कुल कितने रोगों को शामिल किया गया है? तो कुल 6 रोगों को शामिल किया गया है। ये 6 रोग कौन कौन से हैं इनके बारे में जान लीजिए। तो पहला मलेरिया, दूसरा डेंगू, फिर चिकनगुनिया, फाइलेरिया, जापानी इंसेफ्लाइटिस और कालाजार। इन 6 रोगों को इसमें शामिल किया गया है। किसमें? राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम 2003 में, ठीक है। इसे अलग से नोट कर लीजिएगा, जब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा तो यह पूछा जा सकता है कि NVVDCP में कौन सा शामिल नहीं है या कौन सा शामिल है, या कुल कितने वेक्टर जनित रोगों को शामिल किया गया है, या वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम की शुरुआत कब की गई थी। एक प्रश्न आपको यहां से मिलेगा, 100% आप इसे नोट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहां से भी बात नहीं बन पाई, यहां भी वही काम किया गया, छिड़काव किया गया, दवाएं बांटी गई, बाकी नियंत्रण का प्रयास किया गया, लेकिन पूरी तरह से मलेरिया नियंत्रण में नहीं आया। हालांकि उसमें धीरे धीरे स्थिति में सुधार होता रहा, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखेंगे। अब इस कार्यक्रम के द्वारा भी मच्छरों के नियंत्रण में, मलेरिया के नियंत्रण में थोड़ी बहुत सफलता मिली। अब आते हैं अगले कार्यक्रम की तरह। देखिए, मलेरिया के उन्मूलन के लिए जो अगला कार्यक्रम आया वह मलेरिया उन्मूलन का राष्ट्रीय ढांचा तैयार किया गया 2016 में, ठीक है ना। तो 2016 से लेकर के 2030 तक के लिए एक नेशनल फ्रेमवर्क ऑफ मलेरिया इरेडिकेशन,
इसके लिए एनएफएमई आया 2016 से 30 के लिए एक फ्रेमवर्क तैयार किया गया, एक राष्ट्रीय ढांचा तैयार किया गया और इसका एक टारगेट रखा गया है। इसका टारगेट क्या रखा गया है? इसका टारगेट रखा गया है कि 2030 तक मलेरिया का भारत से पूर्ण उन्मूलन। ठीक है, तो 2030 तक भारत से मलेरिया का पूर्ण उन्मूलन, ठीक है, यह एक लक्ष्य इसका रखा गया है। मलेरिया उन्मूलन का जो राष्ट्रीय ढांचा बनाया गया 2016 में, तो 2016 से 30 के बीच में जो इसका टारगेट है 2030 तक भारत से मलेरिया के पूर्ण उन्मूलन की बात की गई है। लेकिन जब भारत से पूर्ण उन्मूलन कब होगा? देखिए, चूंकि ये कहा जाता है कि जिस क्षेत्र में 3 वर्षों से अधिक के समय से कोई मलेरिया का मामला नहीं आएगा, उसी क्षेत्र को मलेरिया मुक्त घोषित किया जाता है। तो अगर 2030 में भारत को मलेरिया मुक्त होना है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 2027 तक देश के अधिकांश भागों में, ठीक है, देश के अधिकांश भागों में शून्य मलेरिया की स्थिति प्राप्त करनी होगी। क्या? शून्य मलेरिया की स्थिति प्राप्त करना होगा। ठीक है, प्राप्त करना होगा। यह राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन का जो ढांचा बनाया गया एनएफएमई 2016 से 2030 तक का ये टारगेट है, तो इसे ध्यान रखेंगे। 2000 अब देखिए, यह प्रश्न पूछा गया है जीएस में, जब ये टारगेट लिया गया था उसके बाद कई बार यह प्रश्न पूछा गया है कि भारत ने मलेरिया के पूर्ण उन्मूलन का लक्ष्य कब रखा है? 2030 रखा है, यह प्रश्न पूछा गया है। साथ ही यह पूछा गया है कि भारत कब तक देश में मलेरिया के मामलों को शून्य करने के लिए प्रयासरत है, तो वह है वर्ष 2027। ये दोनों प्रश्न अलग अलग तरीके से पूछा गया है, इन दोनों चीजों को आप नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? अब देखिए, जो मलेरिया नियंत्रण के संबंध में जो महत्वपूर्ण स्थिति है, वर्तमान जो सिचुएशन है इसके बारे में देख लेते हैं। दुनिया भर में भारत सहित, भारत में भी और दुनिया में अन्य देशों में भी वर्तमान में मलेरिया के मामलों और मौतों में गिरावट आ रही है। ठीक है, तो मतलब यहाँ भारत में भी क्या है, मामलों में कमी आई है मलेरिया के। अब वो 7 करोड़ 8 करोड़ ऐसे मामले नहीं है, तो पहला तो मामलों में कमी आई है। दूसरा, जब मामलों में कमी आई तो मौतों में गिरावट भी आएगी। ठीक है, मामलों में कमी आई तो मौतों में गिरावट भी दर्ज की जाएगी, इसे भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, साथ ही डब्ल्यूएचओ आप जानते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन दुनिया भर में इन महामारियों के देख रेख और नियंत्रण के लिए लगातार प्रयासरत रहती है। तो डब्ल्यूएचओ द्वारा जो भारत में वर्तमान की प्रगति है मलेरिया के क्षेत्र में, तो भारत की प्रगति को सराहा गया। डब्ल्यूएचओ द्वारा भारत की जो प्रगति को सराहा गया, इसे ध्यान रखेंगे। ठीक है, सराहा गया वर्तमान स्थिति में। एक चीज का और मतलब इसमें सरकार के द्वारा फोकस किया जा रहा है कि जो दुर्गम क्षेत्र है और जो आदिवासी क्षेत्र है, तो दुर्गम और आदिवासी क्षेत्रों पर सरकार का फोकस है कि इन क्षेत्रों में अगर हम मलेरिया को नियंत्रित कर ले गए तो उसके बाद भारत से मलेरिया का समूल नाश हो जाएगा। ठीक है, तो वर्तमान की सिचुएशन यही है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। अब देखिए, जब आप करंट अफेयर्स के प्रश्न पढ़ते होंगे तो आपको अक्सर सुनाई देता होगा कि संबंधित देश को, फलाना देश को मलेरिया से मुक्त घोषित कर दिया गया है। तो डब्ल्यूएचओ जो है समय समय पर ऐसे देशों को मलेरिया मुक्त देश घोषित कर देता है जिनके यहाँ 3 साल से अधिक समय से कोई मामले दर्ज नहीं किए गए हैं। तो देखिए, इसमें सबसे खास बात यह है कि मलेरिया मुक्त जो देश हैं, अभी हाल ही में कुछ देशों को घोषित किया गया है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी करंट अफेयर्स में ऐसी बातें लिखी मिले आपको कि संबंधित देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है, तो आप उसे तुरंत तैयार कर लें, क्योंकि यह बड़ी बात है। भारत उसके लिए प्रयासरत है। अगर किसी देश ने उस स्थिति को प्राप्त किया है तो इसे थोड़ा सा महत्व दिया जाता है और भारत में भी उसके संबंध में प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। ठीक है, तो लगातार जो है मलेरिया मुक्त होने वाले जो देश हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है दुनिया भर में। तो मैं एक आध देशों का नाम ले लेता हूं। मलेरिया मुक्त देश जिन्हें हाल ही में मलेरिया से मुक्त घोषित किया गया है, वह देश है आर्मेनिया। ठीक है, यह प्रश्न पूछा जा सकता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। आर्मेनिया, मॉरिशस और अपना पड़ोसी देश है श्रीलंका। ठीक है, ये 3 देश हैं जो अभी हाल ही में मलेरिया से मुक्त घोषित हो चुके हैं। इन्हें याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर पूर्ण उन्मूलन की बात करें कि पूर्ण उन्मूलन के चरण में पहुंच चला, जो पूर्ण उन्मूलन का स्टेप है, आखिरी स्टेप जिसे कह सकते हैं, पूर्ण उन्मूलन के चरण में, पूर्ण उन्मूलन के
चरण में जो देश हैं उनकी बात करते हैं, मतलब जो इसके इरेडिकेशन की तरफ एकदम आगे बढ़ चुके हैं, अंतिम स्टेप पे हैं, जैसे दक्षिण कोरिया। मतलब अभी हाल ही में आप देखेंगे करंट अफेयर्स में दक्षिण कोरिया का नाम आपको मिलेगा मलेरिया मुक्त देशों में, ठीक है। अगर बात करें कि नियंत्रण चरण में किसके यहाँ कंट्रोल सिचुएशन है, तो नियंत्रण चरण में जो मलेरिया से नियंत्रण स्टेप है, कंट्रोल का स्टेप है, उसमें भारत सबसे अग्रणी देश है और भारत अभी मलेरिया पर नियंत्रण बनाए हुए है। और जल्द ही भारत का जो टारगेट है 2027 तक कि सभी क्षेत्रों में शून्य मलेरिया की स्थिति हो जाए, ताकि 2030 तक भारत को मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया जाए, तो भारत इसके लिए लगातार प्रयासरत है, ठीक है। अब WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO का जो मलेरिया के संबंध में टारगेट है उसे भी जान लेते हैं। देखिए WHO के बारे में हम आपको बहुत डिटेल से पढ़ाएंगे, क्योंकि स्वास्थ्य संबंधी संस्था है और इसके बारे में जानना जरूरी है, तो अभी आप संक्षिप्त में पढ़ लीजिए, उसके बारे में बहुत डिटेल से हम बताएंगे। देखिए WHO का जो टारगेट है, लक्ष्य जो है वह है कि 2030 तक, WHO का टारगेट जान लीजिए, 2030 तक मलेरिया की घटनाओं में मलेरिया की घटनाओं में 90% की कमी लाना, ठीक है। कितनी कमी? 90% की कमी लाना। अगर कहीं 10% बच गया तो ठीक है, उसको आगे देख लेंगे, लेकिन WHO का जो टारगेट है, लक्ष्य है 2030 तक मलेरिया की घटनाओं में 90% की कमी लाना, ठीक है। साथ ही एक चीज और ध्यान रखना है कि मलेरिया से होने वाली जो मृत्यु दर है, उस मृत्यु दर में 90% की कमी लाना, ठीक है। तो मलेरिया की घटनाओं में 90% की कमी लाना और मलेरिया से होने वाली जो मृत्यु दर है उसमें 90% की कमी लाना। और एक चीज और जो इसका टारगेट है, ये टारगेट कब तक का है? 2030 तक का टारगेट है। मैं इसको 2030 तक का टारगेट आपको बता रहा हूं WHO का। इसका अगला जो टारगेट है वह है कम से कम, देखिए क्या है, कम से कम 35 देश कंट्रीज, कम से कम 35 देशों में मलेरिया उन्मूलन, मतलब मलेरिया इरेडिकेशन, पूरा जड़ से समाप्त करना। तो मलेरिया 35 देशों में मलेरिया उन्मूलन और सभी मलेरिया मुक्त देशों में जिन्हें मलेरिया से मुक्त घोषित कर दिया गया है, मलेरिया मुक्त देशों में मलेरिया के पुनः प्रसार, हम लिख दे रहा हूं, मलेरिया के पुनः प्रसार, मतलब जो गलती भारत सरकार के द्वारा हो गई थी 1961 से 71 के बीच में, वो गलती नहीं करना है, पुनः प्रसार को रोकना, ठीक है। तो इसे ध्यान रखेंगे। WHO का टारगेट 2030 तक मलेरिया की घटनाओं में 90% की कमी लाना, मलेरिया से होने वाली जो मृत्यु दर है उसमें 90% की कमी लाना, साथ ही कम से कम 35 देशों में मलेरिया उन्मूलन और सभी मलेरिया मुक्त देशों में मलेरिया के पुनः प्रसार को रोकना, ठीक है। ये WHO का टारगेट है। तो ये महत्वपूर्ण डेवलपमेंट जो थे वो भी हमने आपको बता दिए। एक बात और रह गई है, उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। अब देखिए, मलेरिया नियंत्रण के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ। डेवलपमेंट क्या हुआ है? भारत ने मलेरिया नियंत्रण के लिए एक वैक्सीन बना ली है, ठीक है। और यह प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछ लिया गया है जब से वैक्सीन बनी है। भारत ने एक वैक्सीन का निर्माण किया जो मलेरिया नियंत्रण में कारगर है, और वह वैक्सीन बनाया भारत ने वर्ष 2025 में, यानी अभी हाल ही में बनाया था। उस वैक्सीन का नाम क्या है? उसका नाम है एडफाल्सी वैक्स। क्या नाम है? मैं आपको सेम वैसे ही लिख देता हूं, एडफाल्सी वैक्स, ठीक है। एडफाल्सी वैक्स ये वैक्सीन है। किसकी वैक्सीन है? यह मलेरिया वैक्सीन है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, क्या है? यह मलेरिया वैक्सीन है। किसके द्वारा निर्मित किया गया है? तो इसे भारत की 2 संस्थाओं के द्वारा निर्मित किया गया है। भारत सरकार के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। भारत सरकार की जो 2 संस्थाएं हैं, एक है आईसीएमआर के द्वारा, और दूसरी जो संस्था है वह है आरएमआरसी। और यह संस्था कहाँ स्थित है? भुवनेश्वर में स्थित है। भुवनेश्वर कहाँ है? उड़ीसा में है। तो आईसीएमआर और आरएमआरसी के द्वारा इसे तैयार किया गया है। अब देखिए, आप सोच रहे हैं आईसीएमआर का फुल फॉर्म क्या है? तो आईसीएमआर का जो फुल फॉर्म है वह है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ठीक है। क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ठीक है। ये आईसीएमआर है, यानी भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद। यह किसके अधीन काम करता है? तो भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन यह काम करता है। यह एक प्रमुख संस्था है जो चिकित्सा अनुसंधान को बढ़ावा देती है, ठीक है। अब बात करते हैं आरएमआरसी भुवनेश्वर की। आरएमआरसी का जो फुल फॉर्म है वह क्या है? तो वह है रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर,
रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर, इसे आरएमआरसी कहते हैं, यानी क्षेत्रीय चिकित्सा अनुसंधान केंद्र। ये कहाँ स्थित है? यह भुवनेश्वर में स्थित है और यह भी आईसीएमआर के तहत संचालित होता है, मतलब आप आईसीएमआर का क्षेत्रीय केंद्र इसे कह सकते हैं। अब देखिए, सबसे खास बात यह है कि आरएमआरसी भुवनेश्वर का जो मुख्य काम है वह क्या है, जानते हैं क्या है? वह है मलेरिया जैसे रोगों पर शोध करना। ठीक है, किस पर शोध करना? मलेरिया, मलेरिया पर शोध करना इसका जो मुख्य कार्य है वह है। ठीक है, तो आईसीएमआर और आरएमआरसी भुवनेश्वर ने मिल करके भारत के लिए जो वैक्सीन तैयार की उसका नाम है एडफाल्सीवैक्स और यह भारत की पहली स्वदेशी मलेरिया वैक्सीन है। इस तथ्य को ध्यान रखेंगे, यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है अभी तक। ठीक है, अब आपके मन में एक और विचार होगा कि क्या दुनिया में और कोई इसकी वैक्सीन है? तो आप एक चीज और ध्यान रखिए कि भारत जब कोई वैक्सीन वगैरह बनाता है तो दुनिया भर के जो देश है वो परेशान हो जाते हैं और डब्ल्यूएचओ जल्दी भारत की वैक्सीन को मान्यता नहीं देता, क्योंकि वो यूरोपीय जो देश हैं, जो पश्चिमी देश हैं, उनका दलाल का काम करता है, एक तरह से आप कह सकते हैं। बहरहाल अभी हमें इस पे वो नहीं करना है, सिर्फ ये एक बात ये आपने देखा होगा कोरोना काल में दुनिया चिल्लाती रह गई कि कोरोना का मुख्य जिम्मेदार चाइना है, लेकिन डब्ल्यूएचओ ने कभी इसे स्वीकार नहीं किया। ठीक है, खुल के उसने ये नहीं कहा कि सारी जो समस्या की जड़ है वह चाइना है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, भारत ने इतनी शानदार वैक्सीन बनाई और भारत की वैक्सीन को जो है ज़्यादा किसी भी देश में मतलब डब्ल्यूएचओ ज़्यादा उसको प्रमोट नहीं करता है। जब मजबूरी फंस जाती है, कोई रास्ता नहीं मिलता है, तब भारत की वैक्सीन को प्रमोट किया जाता है। हालांकि भारत इस समय बहुत मजबूती से उभर रहा है, तो इस पे बाद में बात करेंगे। देखिए, वर्ल्ड लेवल पे डब्ल्यूएचओ ने जो वैक्सीन को मान्यता दी है उसकी बात देख लेते हैं। तो डब्ल्यूएचओ द्वारा जो वर्तमान में जो वैक्सीन है वह आरटीएस यस मास्क्विरिक्स, ठीक है। तो आरटीएस यस मास्क्विरिक्स यह डब्ल्यूएचओ द्वारा एक वैक्सीन को मान्यता दी गई है और इसके साथ साथ R21 और इसे मैट्रिक्स एम ये जो टीके हैं इनकी सिफारिश डब्ल्यूएचओ द्वारा की गई है ना। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि इनमें से कौन मलेरिया का टीका है, तो आरटीएस मास्क्विरिक्स, R21 मैट्रिक्स एम, ये सभी क्या है? ये सभी मलेरिया के टीके हैं। ठीक है, तो इसे ध्यान रखेंगे। और भारत के पहले स्वदेशी टीके की बात की जाएगी तो वह है एडफाल्सीवैक्स और यह परीक्षा में पूछा गया है, तो इसे भी याद रखिएगा। तो मलेरिया के क्षेत्र में आप भी बचे रहिए, मच्छरदानी का प्रयोग करते रहिए, अगल बगल जहां पानी जमा हो उसको फेंक दीजिए। ठीक है, और कहीं पानी जमा न होने दे, चाहे स्वच्छ हो और चाहे गंदा हो, दोनों को। ठीक है, तो इससे आप भी इन सब रोगों से बच सकते हैं। तो इस तरह से इन सब कार्यक्रमों को लॉन्च किया गया और वर्तमान में जो भारत है बहुत मजबूती से मलेरिया उन्मूलन के क्षेत्र में काम कर रहा है और 2027 का जो टारगेट है, हम लोग उम्मीद भी करते हैं, सहयोग भी करना पड़ेगा कि भारत सरकार जल्दी ही 2027 के टारगेट को पा ले, पूरे देश में लगभग शून्य मलेरिया का माहौल बन जाए। इससे बहुत से लोगों की जान भी बच जाएगी। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। आप भी स्वस्थ रहें, सतर्क हो जाएं और मच्छरदानी का प्रयोग करें, आसपास साफ सफाई रखें, लोगों को जागरूक करें, जो आपके घर परिवार में हो उनको भी जागरूक करें, मच्छरों के प्रभाव को कम करने का प्रयास करें। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, अपने अनुभव हमारे साथ जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि आपका अनुभव हमारी अगली वीडियो के लिए बहुत लाभदायक होता है और उस हिसाब से मैं चीज़ों को और बेहतर करने का प्रयास करता हूं। तो अपने अनुभव हमारे साथ शेयर करिएगा और मैंने कहा एग्जाम का अंकर्स की जो पताका है वो आपके हाथ में है, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों तक पहुंचाने का प्रयास करिएगा। साथ ही चैनल पे अगर अभी नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यह पीडीएफ जो है यह आपको मिल सकती है और इस पीडीएफ को पाने के लिए आपको सिर्फ इतना करना है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो वहां से जाके आप इन तथ्यों की जो पीडीएफ है वह एज इट इज डाउनलोड कर सकते हैं। फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए, मेहनत से पढ़ाई करते रहिए। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।